हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका की संरचना जानेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है, इन दोनों के बारे में भी जानेंगे। साथ में ही देखेंगे कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। कई बार सेल बायोलॉजी में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका क्या होती है, कैसे दिखती है। तो इन सभी चीजों को जानेंगे हम। द सेल, जिसे आप बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है जीव की, वो होती है आपके कोशिका। चलिए सबसे पहले इसका अगर हम इंट्रो देखें तो यहाँ पे ए सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव हैं उन सभी की क्रियात्मक, संरचनात्मक और कैसी इकाई है, क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है। यानी कि सब बहुत सारी कोशिकाएं जब मिल जाती हैं तब आपके क्या बनाती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी तब आपके बनाती हैं टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तब आपको मिलता है एक सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम तंत्र मिल जाते हैं, बन जाते हैं, तब आपको मिलता है एक ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तब आपके एक जीव का निर्माण होता है जिसे आप बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो जीव का निर्माण ऐसे ही होता है। मुझे पेन ग्रैब करने दीजिए पहले। ओके। हाँ, तो कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आप कह सकते हैं जीव का निर्माण एकमात्र कोशिका के संगठनात्मक रूप से होता है। जब कोशिका मिलती है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं, तब आपके टिश्यू बनता है। और टिश्यू जब मिलते हैं, बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं, तब आपके तंत्र बनते हैं। तंत्र मिल जाएंगे बहुत सारे, तब आपके अंग बनते हैं। और बहुत सारे अंग बन जाते हैं तब आपको एक जीव का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। ये चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो, सब में इसी तरह का स्ट्रक्चर देखा जाता है बच्चों। तो कोशिका का इंट्रोडक्शन ये हो जाता है। अगला हो जाता है, ये आप दो साइंटिस्ट देख रहे हैं। तो कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? तो साइंटिस्टों के बारे में जानना जरूरी है। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका को खोजा। जबकि केंद्रक के बारे में किसने बताया? तो वो कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन थे। तो कॉर्क सेल्स डिस्कवर्ड की थी सबसे पहले हुक ने। और वहां पे उन्हें पता चला कॉर्क, जो बोतल का ढक्कन होता था पहले, वो किसका बना होता था? लकड़ी का बना होता था। तो वहां पे उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड की। और सबसे पहले देखा किसने था? तो सबसे पहले ऑब्जर्व और उसे लिविंग सेल किसने कहा था? वो कहा था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने कहा था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने मवाज सेल में देखा था। ठीक है। तो ये आपके साइंटिस्ट हैं, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक और ये रॉबर्ट हुक है। ठीक है। तो ये कोशिका का इंट्रोडक्शन हो जाता है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने आपके कोशिका के बारे में बताया। फिर आ जाता है एक इंट्रोडक्शन वापस से। द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल। यानी कि जब आपके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तब कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल आपको एनालिसिस पता चला। उससे पहले पता नहीं था कैसा दिखता है। एक माइक्रोस्कोप से सिंपल देख पाते थे, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से अगर आप देख पाओगे तो इलेक्ट्रॉन और कंपाउंड, जिसे संयुक्त माइक्रोस्कोप कहते हैं, उससे पता चल पाया। बाद में दो साइंटिस्ट आए जो अलग अलग काम कर रहे थे। एक स्लाइडेन थे, ये बॉटनिस्ट थे। स्वान, ये जूलॉजिस्ट थे। अलग अलग मिलकर काम कर रहे थे। बाद में दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दी, कोशिका सिद्धांत। तो स्लाइड ने ऑब्जर्व किया कि प्लांट आर कंपोस्ट ऑफ सेल्स। प्लांट हैं जितने भी, वो सेल से बने हुए हैं। फिर दूसरे साइंटिस्ट थे स्वान नाम के, जिन्होंने रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर। कोशिका के बाहर एक छोटी एक पतली परत पाई जाती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जैव झिल्ली कहते हैं। ही आल्सो फाउंड दैट प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल। अब जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। He proposed a hypothesis that animal and plants are composed of cells and product of cells. उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जो जीव होते हैं या पादप होते हैं, वो कोशिका या फिर उनके उत्पादों से मिलके बने होते हैं। ये स्लाइडेन थे और ये स्वान थे। ठीक है। फिर आगे रूडोल्फ विर्चॉव, ये साइंटिस्ट हैं रूडोल्फ विर्चॉव। इनका भी बहुत बड़ा नाम है सेल बायोलॉजी में। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया द सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम
प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। इन्होंने लिखा, पहले लैटिन ज्यादा यूज होती थी भाषा, तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं उन्हीं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया कोशिका सिद्धांत के, और उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये बात तो उन्होंने कह ही दी थी स्लाइड ऑफ सॉन ने, लेकिन इन्होंने एक लाइन और जोड़ दी अपनी तरफ से कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो प्री एक्सिस्टिंग कोशिकाओं से ही बनती हैं, यानी कि जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं, पुरानी कोशिकाएं, वो विभाजन करेंगी और नई कोशिका बना देंगी, उनमें भी जनन होता है, चाहे लैंगिक हो चाहे वो कायिक जनन। तो रूडोल्फ विर्चोव ने ये अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद में आते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल, मतलब एक कोशिका में होता क्या है, क्या क्या मटेरियल आप देख सकते हैं। अगर आप 12th क्लास या 11th क्लास में आ गए हैं तो आप 6वीं क्लासेस जो आपके सामने जनरल साइंस आई है उसमें हमने कोशिका के बारे में पढ़ते हुए आए। सभी कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म होता है। ये एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, यानी कि अर्ध तरल द्रव होता है, जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज और केमिकल रिएक्शंस घटित होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो कोशिकीय अभिक्रिया हो चाहे वो रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई जैविक प्रक्रिया। दिस कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट। ये जो सारी अभिक्रियाएं हैं ये कोशिका को एक लिविंग स्टेट, जैविक रूप से बनाए रखती है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म देख सकते हो। राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल फाउंड इन साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए एक क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है, ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, सॉरी आगे करता हूँ। ठीक है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, इस पे आपके राइबोसोम पाए जाते हैं, इसीलिए इसकी सतह कैसी होती है, खुरदरी होती है। यहीं पे आपके प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जब राइबोसोम है तो प्रोटीन तो बनेगा ही, इतना तो पता ही होगा आपको। तो अब एक दूसरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिसे हम बोलते हैं स्मूथ। स्मूथ पे अब वो चिकनी है, यानी कि आप उसकी सतह पे हाथ घुमाओगे तो वो कैसी है, आपको खुरदरी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वहां पे राइबोसोम के कण नहीं है। तो ये लिपिड सिंथेसिस करती है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नीट तक के एग्जाम है, जेट है, सीयूईटी, सब जगह पूछा जाता है। तो स्मूथ ईआर के द्वारा लिपिड का संश्लेषण होता है, जबकि रफ ईआर के द्वारा आपके प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उन्हें ही बोलते हैं ऑर्गेनिल्स, उन्हें ही बोलते हैं कोशिकांग। अब कोशिकांग में आपके क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड है, इन पे कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सारे कोशिकांग पाए जाते हैं और उन पे झिल्ली भी पाई जाती है। अब देखिए एक और ओवरव्यू देख लेते हैं, कौन सी कोशिका सबसे छोटी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल दे रखी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपकी। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये आपकी ईआर है जिसपे राइबोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये गोल्जी बॉडी है। तो यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका अगर हम बात करें तो वो माइकोप्लाज्मा है। ये 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में होती है। इसे पादप कोशिका जगत का जोकर कहते हैं, क्योंकि ये अपनी आकार बहुत ज्यादा बदलने में सक्षम होता है। तो ये सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी है, तो वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा है, वो सबसे सिंगल आइसोलेटेड सेल है। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कौन सी है, तो वो नर्व सेल है, यानी कि जो आपका तंत्र का तंतु होते हैं वो होती है। बैक्टीरिया की साइज कितनी होती है, तो 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। ह्यूमन की आरबीसी कितनी होती है, 7 माइक्रोमीटर व्यास में मानी जाती है ह्यूमन की आरबीसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आरबीसी हमारी बाई कॉनकेव शेप में। ठीक है, और ये आपके बैक्टीरिया है, ये आपकी नर्व सेल है, कुछ इस तरह से दिखाई देती है, चमकती हुई दिखाई दे रही है। या यहाँ पे सिनेप्स होते हैं ये चमकने वाले स्थान पे, और यहीं पे एसिटाइल कोलिन हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में एसीएच। ये ऑस्ट्रिच का अंडा है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और ये सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, जिससे पादपों में, जंतुओं में भी रोग होता है, और इसे पादप विज्ञान का जोकर भी कहते हैं। ये अपनी आकार बदलने में सक्षम होता है। बेस्ड ऑन द फंक्शन, shape of the cells may be disc like, polygonal, columnar, cuboid, thread like और irregular।
अब इसकी सेल्स जो होती हैं वो शेप में अलग अलग हो सकती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पेरेन्काइमा टिश्यू है, ये यहाँ पे अलग अलग हैं। फिर कोलेनकाइमा है, फिर स्क्लेरेनकाइमा है जिसमें फाइबर आ जाते हैं आपकी, स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक जो पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है। कोलेनकाइमा जो पौधे को क्या प्रदान करता है, लचक, प्रत्यास्थता। पेरेन्काइमा जो पौधे में भोजन का संचय करके रखता है। यहाँ पे देखिए नर्व सेल अलग दिखाई दे रही है, मसल सेल अलग हैं, बोन सेल अलग हैं, स्पर्म और ओवम की सेल अलग हैं। सबका आकार देखिए अलग अलग है। ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी दे रखी हैं, ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं, ये आरबीसी है, ठीक है। ये ग्लैंड सेल्स हैं, तो इनके आकार अलग अलग आप देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली सेल्स के दो टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जब भी कोशिका जीवन का निर्माण हुआ होगा सबसे पहले आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका ही बनी। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, उनके पास में ऑर्गेनेल्स और जो केंद्रक पाया जाता है वो मेम्ब्रेन रहित होता है, उसकी झिल्ली नहीं पाई जाएगी। दे इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, जिसकी पीपीएलओ आपके माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा या फिर माइकोप्लाज्मा को ही इसका नाम होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी संरचना सबसे पहले जब इसकी खोज हुई थी उस टाइम पे इसकी संरचना न्यूमोनिया जैसी दिखती थी, तो इसका नाम पड़ गया पीपीएलओ। तो ये बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, ये सब किस में आते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। ये बिल्कुल सही है। इनमें क्या होता है, इनका जो ऊर्जा है सबसे ज्यादा जो खर्च होती है, जब आप आर और के सेलेक्टेड स्पीसीज पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये आर सेलेक्टेड स्पीसीज हैं, क्योंकि ये ग्रो बहुत ज़्यादा करती हैं। इनका जो ऊर्जा है शरीर की वो जनन में ही खर्च होती है, बस पैदा करने में और जनन में खर्च होती है। दे वेरी इन शेप एंड साइज, यानी कि आकार में ये अलग अलग वेरी कर सकते हैं, विभिन्नता इनमें पाई जाती है। ये बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, ये साइनो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक और कोशिका पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट, ठीक है, जिसमें निफ जीन पाया जाता है और जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये माइकोप्लाज्माएं हैं, पीपीएलओ। बैक्टीरिया है फोर बेसिक शेप्स, एक होता है बेसिलस जिसे बोलते हैं रॉड लाइक, एक होता है कोकस स्फेरिकल लाइक, एक होता है विब्रियो कोमा शेप में, एक होता है स्पाइरल जिसे हम बोलते हैं स्पाइरलम। क्या बोलते हैं, स्पाइरलम। यहाँ देख सकते हो स्पाइरलम का आकार ऐसे होता है, विब्रियो कोमा जैसा होता है, ऐसे जैसा होगा छोटा, फोकस में आपके गोल, बेसिलस छड़ जैसा, ठीक है। देख सकते हो सबसे पहली है ये छड़ जैसा है, ये आपके कैसे हैं, फोकस गोल हैं, ये वाले आपके कोमा जैसे हैं, ये वाले दिखाई दे रहे हैं, ये स्पाइरलम, ये कोमा जैसे हैं और ये स्पाइरलम जैसे। प्रोकैरियोटिक कोशिका का अगर हम देखें तो ये भाग इसमें पाए जाते हैं। कोशिका का एनवेलप पाया जाएगा जिसमें आपके बाहर की तरफ कोशिका भित्ति, अगर प्लांट सेल है तो, नहीं तो उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। मीजोसोम्स जो हमें प्रकाश संश्लेषण का, सॉरी श्वसन का ऑर्गन होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे मीजोसोम होता है जीवाणुओं। क्रोमेटोफोर, न्यूक्लियोइड, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्बरी ये जनन में सहायता करते हैं, और फ्लैजिला है ये गमन में सहायता करता है। राइबोसोम जो प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण में काम करते हैं। इंक्लूजन बॉडी जो अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण उनके उत्सर्जन के लिए काम आते हैं। चलिए अब देखते हैं, ठीक है, ये फ्लैजिलम है, ये आप देख सकते हो फ्लैजिलम है, और ये इसे इधर से उधर मूव कराने में हेल्प हेल्प करेगा। ये साइटोप्लाज्म है, ये राइबोसोम है, ये न्यूक्लियोइड है, डीएनए इसका, ये कैप्सूल है जो इसके बाहर के आघातों से, वातावरण से या फिर कोई भी जीव संक्रमण से सुरक्षा करता है। प्लाज्मिड मतलब मुख्य जो डीएनए है उसके अलावा अतिरिक्त जो डीएनए पाया जाता है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। पिलाई है ये आपके जनन में सहायता करते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो आवागमन में सहायक होती है। जितने भी पदार्थ इसके अंदर आने हैं या जाने हैं उसका जो संचालक होगा, जो प्रहरी जिसे बोल सकते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है।
ठीक है। ओके, ये सेल एनवेलप है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और अगर हम अंदर जाएं तो इसका जो सेल एनवेलप है जिसे हम कह रहे हैं वो तीन भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है ग्लाइकोकैलिक्स, डायग्राम में देख सकते हो ग्लाइकोकैलिक्स है। उसके बाद में है सेल वॉल और फिर है प्लाज्मा में। ठीक है, इन तीनों एक दूसरे से टाइटली बाउंड होते हैं और ये आपके बना देते हैं सेल एनवेलप। गाइस, दिस विल बी ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, जंतु और पादपों की संरचना मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताने की ट्राई कर दूंगा। और अगर नहीं, हालांकि मैंने बनाए हुए हैं टॉपिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर को लेकर। तो गाइस, दिस विल बी ऑल। कई बार पूछ लिया जाता है कोशिका सिद्धांत, वो भी ध्यान रखें। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है। और ये जो मैंने बताए हैं, सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन की आरबीसी का डायमीटर कितना होता है, बैक्टीरिया की साइज कितनी होती है, लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप दिस विल बी ऑल। अगली वीडियो में हम दूसरे किसी नए टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक अलविदा, धन्यवाद।